हम एएस अकाउंटिंग में एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। और बेटा एएस अकाउंटिंग के एमसीक्यूज के अंदर हमारा पेपर है जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। मई जून 2012, मई जून 2021-2 का पेपर है। मई जून 2020-1-2 का पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पॉइंट जो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। पहला एमसीक्यू है मई जून 2012 का। A business depreciate its non-current asset. It then include them in the statement of financial position at the net book value. Which concept is the business following? Duality, prudence है, realization है, या substance over form? देखिए पहली तो बात है कि नॉन करंट एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। इट देन इंक्लूड्स देम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको नेट बुक वैल्यू पे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो अगर हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें उसको, तो वो तो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट आएगा ना। लेकिन कहते हैं बैलेंस शीट में हम उसको नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो रहा है, तो प्रूडेंस ही इसका आंसर है। क्यों सर? देखो ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। अगर मैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करके इसको कम वैल्यू पे नहीं लिखूंगा, तो आपके जो नॉन करंट एसेट्स है वो ओवरस्टेट नहीं कर जाएंगे। तो एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहते हैं इस पॉइंट पर। तो बी इसका आंसर जो है वो बनेगा, यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो इसका आंसर। ड्युअलिटी का मतलब होता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को पूरा करना। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि एक्रूअल ही होता है ये आपका, कि जब गुड्स आपने बेचनी है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे आप आपके चीजें जो है वो पैसे मिले हो या ना मिले हो। When the goods have been passed to the buyer, we will record it as sales. और सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब आपको पता ही है कि अगर आपके पास सब्सटेंस है तो आप उसे नॉन करंट एसेट ट्रीट करते हैं, चाहे आपने पैसे पूरे ना भी दिए हो, आप उसे लायबिलिटी बना देते हैं। अच्छा, विच आइटम इज ए कैपिटल इनकम? बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसीट है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस इज ए कैपिटल रिसीट। रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिसीट है। सेल ऑफ इन्वेंट्री टू ए कस्टमर, ये भी रेवेन्यू रिसीट। तो बी आंसर है इसका कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस इज ए कैपिटल रिसीट, यानी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी कह सकते हैं इसको। A company purchased a machine on 1st April for 25,000. It was depreciated at 20% per annum using straight line method. A full year depreciation is charged in the year of purchase, but none in the year of sale. On 30th June, the machine was sold for 12,100. हमने machine जो है वो बेची है। The company's year end is 31st December. What was the profit or loss on the disposal of the machine? सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है और रेट आपका 20% है, तो 25,000 पे आप 20% निकालें तो 5,000 है। और डेप्रेशन फुल ईयर की है, 17 में लेंगे। ठीक है जी, 18 में लेंगे, 19 में नहीं लेंगे क्योंकि 19 में तो बेच दिया आप। 2 सालों की डेप्रेशन होगी 5,000 के हिसाब से, 25,000 का 20%, 10,000 की डेप्रेशन होगी 5,000 अगेन, फिर 5,000, 15,000 का आपका एसेट है इस वक्त बेचा आपने कितने का? 12,500 का, तो आपको 2,500 का लॉस होगी। सी आंसर है इसका, 2,500 इज गोइंग टू बी द लॉस। क्योंकि 2 साल डेप्रेशन हुई है 17-18 में, और 19 में आप 6 महीने यूज करके बेचे, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे आप क्योंकि एनुअल बेसिस है। व्हाई डू बिजनेस चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन देयर नॉन करंट एसेट? टू इंश्योर दैट सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल टू रिप्लेस द एसेट? नो। टू शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? नो। टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ, ये आंसर। ठीक है जी, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। और ये हम कहते हैं पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमारा यही होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन? टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ। A trader trial balance did not agree at the end of financial year and a suspense account was opened. The following errors were discovered. No entry had been made in the books of account for a purchase of inventory for 650. इसकी जो एंट्री आप पास करेंगे ना, इन्वेंट्री खरीदी आपने, उसकी आपने एंट्री पास नहीं की तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा आपका बस। परचेज ऑफ ए व्हीकल या परचेज टू कैश कर देंगे। परचेज ऑफ ए व्हीकल बाय चेक हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक बट डेबिटेड टू मोटर एक्सपेंस अकाउंट, यानी ये क्या होगी? ऑपोजिट एंट्री आपने पास कर दी। ठीक है, इसका भी सस्पेंस पर इफेक्ट कोई नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज है ना आपकी। फिर डिस्काउंट रिसीव ऑफ 300 हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बट डेबिटेड
टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये आपका सस्पेंस इसमें आएगा। और कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना था कि आपने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना, लेकिन आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, फिर डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करेंगे। इसको रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सस्पेंस। और ये कितने से आ जाएगा बेटा, 600 से सस्पेंस आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 300 और ये 300। फिर परचेज अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन इनकरेक्टली टोटल, परचेज अकाउंट को आपने गलत यानी इनकरेक्टली टोटल जो है वो आपने किए, तो ये भी इसका भी इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, वो कहता है विच एरर वुड अफेक्ट द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, तो बताइए आपको 3 और 4, 3 और 4 ओनली, तो डी इज द आंसर। क्योंकि परचेज अकाउंट आपने टोटल ज्यादा लिखा है ना, तो परचेज टू सस्पेंस, सस्पेंस टू परचेज की एंट्री होगी, अमाउंट नहीं पता, जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन से पूछा है ना कि इफेक्ट कौन सा करेगा, मतलब कौन सा ऐसा एरर है जो सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो 3 और 4 है, यानी थर्ड एंट्री और फोर एंट्री जो है वो आपके सस्पेंस को जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट जो है वो करेगी। 3 और 4 एंट्री, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जी 6, फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए बिजनेस, ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, द फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, प्राइवेट फ्यूल कॉस्ट 1930 हैड बीन चार्ज्ड इन द बिजनेस मोटर एक्सपेंसेस। तो प्राइवेट फ्यूल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ड्राइंग्स हैं ये। प्राइवेट फ्यूल कॉस्ट का मतलब है ड्राइंग्स थी आपकी, तो ड्राइंग्स को आपने क्या लिख दिया, एक्सपेंस में लिख दिया। अगर आप ड्राइंग को एक्सपेंस में लिख देंगे तो क्या होगा, ये होगा कि आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसको और दूसरा क्या इफेक्ट होगा कि ड्राइंग्स को आपने लिखा लिखा नहीं होगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसका जो करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का आंसर आप इसका निकाल सकें। आपने डेबिट करना था किसको, ड्राइंग्स को, आपने डेबिट किसे कर दिया, मोटर एक्सपेंस को। अब मोटर एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। कितने से जी, 1930। क्या कह रहा है वो, करेक्ट प्रॉफिट पूछ रहे हैं आपसे। एक तो करेक्ट प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट के अंदर जो है ना वो आप प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपका निकला है वो एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है ना, तो एक्सपेंस क्रेडिट और द प्रॉफिट में क्या हो जाएगा बेटा, इजाफा हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा आपका, यानी 1930 आप ऐड कर देंगे इसमें, और क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे और क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स आप माइनस कर देंगे। तो 12,650 में आप 1930 ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा, 14,580, और कैपिटल में से माइनस कर दें तो ये आपका कैपिटल जो है वो कम होकर, कैपिटल में से तो माइनस करना है हमें, प्राइवेट फ्यूल 193 चार्ज इन द बिजनेस मोटर एक्सपेंस अकाउंट। जब आप एक्सपेंस लिख देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 12,650 में 1930 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो तो हो गया 14 हो गया, लेकिन अ, उसमें से आपने 52780 जो है -1930, ये 50850 जो है वो आपका आ रहा है। ये तो आंसर इसमें से कुछ बन नहीं रहा, दोबारा शुरू से देखें एक मिनट। प्राइवेट फ्यूल ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्लोजिंग कैपिटल में निकालते वक्त ड्राइंग जो है वो माइनस नहीं की। व्हाट इज द करेक्ट फिगर फॉर द ईयर, प्राइवेट फ्यूल एक्सपेंस हैज बीन चार्ज इन द बिजनेस मोटर एक्सपेंस अकाउंट। आपने इसको एक्सपेंस लिख दिया है, प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट में ऐड करेंगे 14,580, और कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, कैपिटल वही रहेगा 52780। ओह सर वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब आपने बेटा प्रॉफिट को कम रिकॉर्ड किया तो उसका मतलब है 1930 से वो प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल में ऐड भी हुआ होगा, तो कम ही ऐड हुआ है। और आपने क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करनी थी तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, क्योंकि ड्राइंग तो माइनस आपने नहीं की,
लेकिन प्रॉफिट तो कम ऐड हुआ है ना 1930 से, तो क्लोजिंग कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी इज गोइंग टू बी द आंसर। प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे और क्लोजिंग कैपिटल विल रिमेन द सेम, क्योंकि डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 1930 विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को जो आपने माइनस करना था उतने से आपने प्रॉफिट माइनस कर दिया है, क्योंकि प्रॉफिट आपका कम ऐड हुआ है क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त, तो ऑटोमेटिकली वहां से एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां वहां से उसको हम कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज ए क्लोजिंग बैलेंस of 21,000. It was discovered that a contra entry with the purchase ledger control account for 700 had been incorrectly entered on the wrong side of the sale ledger control. What was the corrected sale ledger control account balance? तो कहता है जी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 21,000, कॉन्ट्रा एंट्री थी 700 की, हैड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सेल लेजर कंट्रोल। करनी थी आपने क्रेडिट, आपने कर दी डेबिट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, डबल अमाउंट से माइनस होगा, तो 21,000 में से 1400 आप माइनस कर देंगे तो आपका 19,600 आंसर आ जाएगा। एक दफा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये बात में प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ये देखिए ना, ऐसे था ना कंट्रोल अकाउंट आप, तो आपने करना क्या था, जो क्लोजिंग बैलेंस था आपका या ओपनिंग बैलेंस कह लें, वो 21,000 है। एंडिंग बैलेंस किसका भला, सेल एज ए कंट्रोल अकाउंट। आपने सेट ऑफ था जो कि आपने करना था क्रेडिट, आपने उसे कर दिया डेबिट, तो आपको 1400 से क्रेडिट करना पड़ेगा मजीद। ये क्लोजिंग बैलेंस जो नॉर्मल बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस होता है ना, इसमें से 1400 आपको मजीद माइनस करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19,600 is going to be the answer. तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 21,000। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर देखें कैरेट डाउन जो है ना वो तो इधर आता है आपको, तो कैरेट डाउन में 1400, अगर ये कैरेट डाउन आपका 21,000 है तो सर 1400 हम यहाँ लिखेंगे तो ये ऐड नहीं हो जाएगा। आप जरा गौर कीजिएगा ये में क्या है बेटा, ये कैरेट डाउन बैलेंस जो वो अगले साल का ब्रॉड डाउन है 21,000, इसको ठीक करना है आपने। इसको ठीक करने के लिए सेट ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 1400 से, क्योंकि आपने 700 से डेबिट कर दिया था, करना क्रेडिट था, तो आपका कैरेट डाउन करेक्ट होकर निकलेगा 19,600। ये है तरीका इसका। Sole trader does not keep a complete set of books of accounts. He believes a staff member has stolen some cash. कुछ कैश उसने क्या कर दिया है, चोरी कर दिया है। But which item will not be needed to calculate the amount missing? आपको बताइए, आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में पढ़ा हुआ है कि स्टोलन कैश हम कैसे निकालते हैं, कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल चाहिए हमें। ओनर्स ड्राइंग्स टेकन फ्रॉम द बैंक, ये तो नहीं चाहिए, तो बैंक से ताल्लुक है इसका। वो तो कह रहा है कैश स्टोल की है। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये भी नहीं आएगा। टोटल ऑफ कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस, ये आपका है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है जी, 1 और 4, तो ए आंसर है आपका। सर वो क्यों, यार देखो कैश स्टोलन निकालना है ना, तो ये जो बैंक से ड्राइंग की इसकी एंट्री क्या है, ड्राइंग्स टू बैंक, इसमें तो कैश आता ही नहीं है। इसी तरह जो तीसरी एंट्री है वो भी बैंक टू कस्टमर है, इसमें भी कैश नहीं आता, तो 1 और 4 है जिसमें कैश इफेक्ट होता है। This statement must be correct. Business provides the following information. The rate of provision for doubtful debt has decreased. कहते जी प्रोविजन और doubtful debt का रेट जो है वो डिक्रीज हो गया, और rate of provision doubtful debt has increased. The value of irrecoverable debts incurred has decreased. The value of irrecoverable debts incurred has increased. ठीक है जी, तो हम निकालते हैं बेटा 46,1386 की प्रोविजन निकाल लेते हैं। 1386 जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स का जो है वो कितना बनता है पार्ट, 1386 डिवाइडेड बाय 46,200, ये 3% बनता है बेटा। अब कितना हो गया जी, 1924 डिवाइडेड बाय 48,100, तो ये 4%। ठीक है जी, तो रेट ऑफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट हैज इंक्रीज। पहले बेटा 3% था, अब 4% है। सर कैसे निकाला, डिवाइड करके बेटा, करके देखें। 1386 डिवाइडेड बाय 46,200 इंटू 100, ये आएगा 3%, और 1924 डिवाइडेड बाय 48,100 इंटू 100, ये आएगा 4%। The rate of provision has increased. On 1st March, the company has prepaid 3,3600 for 12-month travel cost. It also has an outstanding hotel bill of 180. During March, it pays the outstanding hotel bill, सारा पे कर दिया, further 7,000 for
एयरलाइन टिकट्स फॉर द मंथ, वो भी पे कर दिए 700 फॉर एयरलाइन टिकट्स फॉर द मंथ। ठीक है जी। At 31st March, it has an outstanding hotel bill of 220. What is the correct cost of travel in the income statement for March? देखिए बेटा, बात ये असल में कि आपको जो प्रीपेड नजर आ रहा है 1 मार्च को, प्रीपेड 3600 फॉर 12 मंथ्स, बेटा वो तो 12 महीनों का है ना। हम तो इस वक्त सिर्फ मार्च का बना रहे हैं। तो मार्च के लिए जो प्रीपेड बनेगा वो कितना बनेगा? वो 3600 डिवाइडेड बाई 12, वो बनेगा सिर्फ 300। तो प्रीपेड ब्रॉड डाउन आपका बेटा 300 है। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड ब्रॉड डाउन जो आपका आएगा क्रेडिट साइड पे 180 है। कैश जो है वो आपका आ जाएगा 700 प्लस 180, 880 का कैश आ जाएगा। और एक्रूड कैरिड डाउन आ जाएगा 220, और बाकी अमाउंट आपकी इनकम स्टेटमेंट के तौर पे क्लोज कर दी जाएगी। दिस दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आपको बात समझ आ जाए। ये देखिए, एक्सपेंस अकाउंट बनाऊंगा ना, सारी बात। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा कितना बेटा? 300। वो 3600 प्रीपेड है, लेकिन वो 12 मंथ्स का है ना। हम तो 1 मंथ का प्रीपेड देख रहे हैं, वो 300 ही बनेगा। और आउटस्टैंडिंग जो है वो 180 है आपका, जो आपने पे करना है। कैश फिगर जो आपकी है वो इधर आ जाएगी। कैश फिगर एक 700 और एक 180 है, तो 880 आप जो है वो पे कर रहे हैं, क्योंकि जो होटल बिल था ना आउटस्टैंडिंग, वो भी पे कर दिया आपने 180। और जो 700 जो है ना एयरलाइन टिकट का भी आपने पे कर दिया। और एक रूट कैरी डाउन जो है, यानी आउटस्टैंडिंग होटल बिल जो है वो 220 का आपको दिया। बस इसका टोटल करके हम निकाल लेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो इनकम स्टेटमेंट फिगर जो है वो आ जाएगी। 1400 आपकी आ रही टोटल, माइनस 180 आप करेंगे तो 1220 बी हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। 1220 बी आंसर है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर मार्च। 11 देखते हैं जी। A business owes owner provided the following information at the end of his first year of trading. Closing inventory दी हुई है, total payments to suppliers है, amount owing to supplier है, total receipt from sub customer है, amount owed by customer है। What was the gross profit for the year? At the end of his first year of trading हमारे से पूछ रहे। ठीक है जी। अब आपको ये सवाल बज़ाहिर तौर पे लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, सर ये क्या चीज है बेटा जी। क्योंकि आपको पता है ब्रॉड डाउन तो है ही नहीं, सिर्फ कैरिट डाउन है। तो पीएलसीए बनाएंगे, वहां से परचेज निकलेंगी, एसएलसीए बनाएंगे, वहां से सेल्स निकलेंगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता है, परचेज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, सेल में से माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट आ जाएगा। देखें, टोटल पेमेंट टू सप्लायर कितनी है? 60,000। तो पेमेंट टू सप्लायर पीएलसीए में कहाँ आती है? डेबिट साइड पे। और कैरी डाउन कहाँ आता है? डेबिट साइड पे। तो आपकी परचेजेस कितनी निकलेंगी बेटा? 65,000 आपकी आ जाएंगी परचेजेस। ऐड हो जाएगा ना दोनों। 65,000 परचेजेस हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 15,000। तो 50,000 आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेल्स निकाल लेते हैं। टोटल रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर कितनी है? ये किस साइड पे आएंगी? क्रेडिट साइड पर 85,000। और अमाउंट ओड बाय कस्टमर वो भी क्रेडिट पे आ जाएगा 10,000। तो टोटल सेल्स कितनी आ गई आपकी? 95,000। 95,000 में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,000 की माइनस कर देंगे, तो आपके पास 45,000 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर। इसका आंसर है डी। मैंने पीएलसीए में दो ही अमाउंट थी ना, तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। कैसे? टोटल पेमेंट किधर आएगी? सप्लायर को डेबिट साइड पे, और कैरेट डाउन भी डेबिट साइड पे आएगा। तो वो आपस में ऐड होकर 65,000 आपके पास परचेज आ जाएंगी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 50,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इसी तरह टोटल रिसीट फ्रॉम कस्टमर किधर आएगा? एसएलसीए में, क्रेडिट साइड पर, और कैरेट डाउन भी क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट सेल्स आ गई 95,000, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 45,000 का आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ शुड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए पार्टनर्स ड्राइंग शुड बी ट्रीटेड? पार्टनर की ड्राइंग पे आपको पता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटेड टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए आंसर। बेटा क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब क्या है? प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना, मजीद क्रेडिट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। डेबिट होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। डेबिट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एक्स वाई एंड जेड। गुडविल का सवाल है, ये कोर्स में नहीं है आपके, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। नेक्स्ट पार्ट कहता है जी, एल एंड एम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैव द फॉलोइंग करंट अकाउंट बैलेंसेस। ओपनिंग भी दिए हुए, क्लोजिंग भी दिए हुए। बैलेंस आफ्टर टेकिंग इनटू काउंट द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग दिया हुआ है।
What was the residual profit to be shared between L and M for the year ended 31st March? ठीक है जी, तो रेजिडुअल प्रॉफिट कहते हैं आपने फाइंड करना है। बेटा क्या करेंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, पूरा 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 करंट अकाउंट बना के आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। अगला पॉइंट में पहले बताता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ उस पे। हाउ इज अनपेड डिबेंचर इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल कंपनी एट द ईयर एंड? करंट लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यस। एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, यस। एन आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नो। तो 1 and 3 इज द आंसर। एक तो थ्रू डिबेंचर इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी होता है बेटा, और साथ में इनकम स्टेटमेंट में हम एक्सपेंसेस में भी इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बनाते हैं करंट अकाउंट। इस सवाल का जी कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था, बताएं। टोटल रेजिडुअल प्रॉफिट उसने पूछ लिया हमसे। करंट अकाउंट बना लूंगा मैं बेटा, एल का भी और एम का भी इसी तरह इधर भी आ जाएगा करंट अकाउंट, एल का भी और एम का भी। इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस उनकी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। 31 मार्च 2019 को एल का क्रेडिट बैलेंस है 300, और फिर अगले साल के एंड में उसका है 14,200 क्रेडिट एल का। देखिए 3 ब्रॉट डाउन 3,000 क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट, और कैरी डाउन भी क्रेडिट ही है, इधर आएगा 14,200। जी, ये क्रेडिट बैलेंस है बेटा। क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड पे होते हैं, बैलेंस हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड का होता है। क्रेडिट का मतलब डेबिट पे लिखना है। एम का 4,500 डेबिट है और 6,200 भी डेबिट है। ब्रॉड डाउन भी उसका डेबिट है 4,500 एम का, और कैरी डाउन भी उसका डेबिट है 6,200। आई होप सो 200, हाँ जी। अब इसका टोटल आपको पता है कि वो हमारा बराबर ही आना चाहिए दोनों साइड का, क्योंकि प्रॉफिट शेयर निकालना है ना आपको। इस साइड पे बेटा और क्या आ जाती है आपकी, इस साइड बेटा आपकी आ जाती है ड्राइंग्स, और क्या जाता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, और इधर क्या आपके आ जाता है बेटा, प्रॉफिट शेयर, और क्या आता है जी, सैलरी, और क्या आता है जी, इंटरेस्ट ऑन करते हैं। देख लेते हैं जी अब सवाल में वापस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, एल का 1,000 है, एम का 1,500 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एल का 1,000 है, एम एम का 1,500। आगे देखते हैं। ड्राइंग्स भी दी हुई है 10,000 और 15,000, वो भी लिख लेते हैं, इजी है। 10,000 और 15,000। सैलरी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 3,000 और 2,000, वो भी लिख लेते हैं, 3,000 और 2,000। प्रॉफिट शेयर इसका हम निकाल लेंगे दोनों का अलग अलग। इसका टोटल कर लें, कितना आता है जी डेबिट साइड का, 14,200 प्लस 10,000 24,200, और प्लस 1,000 25,000। इसका भी टोटल ये आएगा 25,200, माइनस कर देंगे बेटा 6,000, तो इसका शेयर आ जाएगा 19,200 प्रॉफिट शेयर। डिफरेंस ऑफ द टू साइड से निकाल लिया ना मैंने, इससे करके मैंने निकाल लिया। इसका देखते हैं, इसका टोटल आपका कितना आएगा, 21,000, इधर भी 21,000। इसका प्रॉफिट शेयर हमारा कितना आएगा, 21,000 में से हम अगर माइनस कर देंगे 8,200, बताएं जरा क्या आता है। 8,200 माइनस करें, क्या आता है जी हमारा, 21,000 माइनस 8,200, 12,800। दोनों का प्रॉफिट शेयर मिला के कितना बनेगा, 12,800, और 19,200, 32,000 इज गोइंग टू बी द रेजिडुअल प्रॉफिट टोटल फॉर बोथ द पार्टनर्स। आंसर हमारा कितना है, डी इज गोइंग टू बी द आंसर 32,000। ओके जी बेटा, ये तो फिर ए लेवल है ना, फिर एमसीक्यूज में टाइम लगेगा आपको, यानी 2-3 मिनट इसमें लग जाएंगे आपको। कुछ एमसीक्यूज छोटे होते हैं, कुछ थोड़े से टाइम ले लेते हैं, तो टाइम लेने से परेशान नहीं होना। टाइम ले रहे हैं तो क्या होता है। फिर हाउ इज अनपेड डिबेंचर इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एट द ईयर एंड? ये मैंने बता दिया कि आप साल के एंड में उसे हम
क्या ट्रीट करते हैं, करंट लायबिलिटी होता है एक, तो दूसरा एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। ऑन 1 दिसंबर अ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए 5 ईच का एक है, 25 लाख। शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स है। 15 दिसंबर को वो कहता है पेड एन ऑर्डिनरी शेयर इंटरम डिविडेंड ऑफ 0.15 पर शेयर। और 23 दिसंबर को कहता है मेड ए बोनस इशू ऑफ 25,000 ऑर्डिनरी शेयर। Reserves were kept in their most flexible form. What was the balance on the revenue reserves and the capital reserves accounts after these transactions? बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिजर्व में क्या फर्क होगा। जो इंटरम डिविडेंड आपका है वो आप रेवेन्यू रिजर्व में से बेटा माइनस कर देंगे, लेकिन इंटरम डिविडेंड माइनस करने के लिए आपको इंटरम डिविडेंड बेटा निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। विदाउट नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे हम, ये 25 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू। तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख, 5 लाख। 5 लाख पर कितना डिविडेंड हम पे कर रहे हैं बेटा, 0.15। 0.15 तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 5 लाख इंटू 0.15, 75,000 आपका आ गया इंटरनल डिविडेंड। वो हम किस में से माइनस करेंगे बेटा, 7,10,000 में से माइनस कर देंगे। फिर कहता है बोनस शेयर इशू कर रहे हैं 25,000 ऑर्डिनरी शेयर, मेड बोनस इशू ऑफ 25,000 ऑर्डिनरी शेयर। बेटा ये अमाउंट तो इसकी ज्यादा बनेगी ना। नंबर ऑफ शेयर 25,000 है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेड बोनस इशू ऑफ 25,000 ऑर्डिनरी शेयर। नंबर ऑफ शेयर 25,000, एक शेयर कितने का है, 5 का। कितनी अमाउंट बनेगी, 1,25,000 बेटा अमाउंट बनेगी इसकी। अब ये 1,25,000 बेटा किस में से जाएगा, शेयर प्रीमियम में से, सारी बात। 8,50,000 में से आप माइनस कर दें 1,25,000 जो बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं। तो बोनस शेयर आप किस में से इशू करते हैं, शेयर प्रीमियम में से। 8,50,000 माइनस 1,25,000 ये आ जाएगा 7,25,000। और 7,10,000 में से 75,000 माइनस कर दूं तो ये बनेगा 635,000। तो 635,000 आपका रिटेन अर्निंग बचेगा और 7,25,000 आपका कैपिटल रिजर्व बचेगा। सी आंसर है इसका, 635,000 और 725,000। क्योंकि शेयर प्रीमियम 8,50,000 का है ना, और वो कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व में से आप 1,25 माइनस कर देंगे तो वो 8,25 बचेगा, और रेवेन्यू रिजर्व आपका 635 बचेगा। A business sells goods at a uniform markup of 25%. Following information is available. ठीक है जी, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री या परचेज रिटर्न आउटवर्ड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। करें जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे, और मार्कअप को आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, मार्जिन में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास जो है वो आ जाएगी। निकाल लेते हैं, इजी है, नॉट डिफिकल्ट। मार्कअप को मार्जिन में बेटा चेंज करेंगे आप तो उसका हमारा क्या बनेगा, मार्कअप 25 है तो मार्जिन क्या हो जाएगा, 25/100 प्लस 25/120। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेल्स 1,20,000 है, इसके ऊपर हम आराम से लगा सकते हैं 25/125। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20,000 आपका आ जाएगा क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं कैलकुलेट कर लूँ, वैसे तो सिंपल है। 25 और 125 ये आपका आएगा 24,000। अब 1,20,000 में से 24,000 माइनस कर दिए तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा 96,000 हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कैसे बनती है आपको पता ही है, परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 93,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा नहीं पता, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 96,000। 90 ये वहां जाके उधर चले जाएगा, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, अच्छा सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी तो आपको यूज करनी है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी बेटा 18,000 प्लस इसमें कर देंगे परचेजेस दैट इज 93,000 माइनस हम कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 96,000। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्लस किए वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 96,000 में से आप माइनस कर देंगे
18,000 और माइनस कर देंगे 93,000, तो 15,000 आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आंसर है इसका। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री को बेटा दूसरी तरफ ले जाएंगे ना, 96,000 को इस तरफ ले आए, इधर आके वो क्लोजिंग इन्वेंट्री वहां जाके प्लस हो जाएगी, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 15,000 आपका आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का। आंसर इज 15,000। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ द कंपनी हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर 2 सक्सेसिव पीरियड्स, यानी 2 सालों के लिए आपने रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला है, जो कि आपका आया है करंट पीरियड का 5.6 टाइम्स और प्रीवियस पीरियड का 4.8 टाइम्स। इसका मतलब है आपकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो क्या होगी बेटा, बढ़ गई है, यानी पहले के मुकाबले में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज कर गई। इन्वेंट्री इज मूविंग मोर स्लोली इन द करंट पीरियड, नहीं, ठीक है जी। Inventory is moving quickly in the current period. Inventory is moving more quickly in the current period. Yes. Management of inventory has been more efficient in the current period. Yes. So 2 and 3 answer है. Which statement may explain the change 2 and 3? क्योंकि inventory quickly convert हो रही है, जल्दी बिक रही है, और दूसरा inventory जो है वो मैनेजमेंट भी जो है वो अच्छे तरीके से की जा रही है। Following items appear on a statement of financial position. Inventory है, cash and cash equivalent, trade payables है, provision for doubtful debts. Current ratio is 3:1. How do the trade receivable, how much do the trade receivable owes? ट्रेड रिसीबल कहता है कि कितने पैसे है वो ट्रेड रिसीबल ने देने हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे करंट एसेट्स अपनी। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, हमारी रेशियो दी हुई है वो कितनी है, 3/1। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज पता है, ट्रेड पेबल्स हैं बस, क्योंकि इन्वेंट्री भी आपकी देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपका प्रोविजन भी ट्रेड रिसीबल से माइनस होती है। 11,000 इज इक्वल टू 3/1। बेटा करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे आपके, अगर हम कैलकुलेट करें तो 11,000 इंटू 3, 33,000, ठीक है जी। अब उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपकी है भी शामिल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी शामिल है, तो 33,000 में से माइनस कर देंगे आप 20,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री और माइनस कर देंगे आप 3,500 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपके पास ट्रेड रिसीवल्स आ जाएंगे। बाकी कितने ट्रेड रिसीवल जो है वो आपके बनते हैं, 33,000 माइनस 20,000 और माइनस 3500, तो ये बेटा आपके आ जाएंगे 9,500 के आपके ट्रेड रिसीवल्स बचते हैं यहाँ पर 9,500 के। अब आपके ट्रेड रिसीवल हम हाउ मच डू द ट्रेड रिसीवल ओ, वो आपके कितने हैं, 10,000। 10,000 के इसके 9,500 के ट्रेड रिसीवल है ना, 500 प्रोविजन थी, प्रोविजन माइनस करने के बाद ये 9,500 बचते हैं ना आपका, क्योंकि करंट एसेट करंट रेशियो जो निकालते हैं तो ट्रेड रिसीवल से प्रोविजन माइनस करके निकालते हैं। तो 9,500 के जो ट्रेड रिसीवल आपने लिखे हैं ये 500 माइनस करके है, तो ट्रेड रिसीवल कितना वो करेगा 10,000, ठीक है जी। यानी जो करंट एसेट नॉर्मली हम शो करेंगे ना वो 10,000 के ट्रेड रिसीवल्स हैं आपके। हाँ प्रोविजन माइनस करके 9,500 है, वो एक लगता है, लेस प्रोविजन 9,500, प्रोविजन के साथ 10,000, 10,000 आपका आंसर इसका आएगा जो आप लिखेंगे जी। वो नेट ट्रेड रिसीवल नहीं पूछ रहा ना, जो 500 माइनस करके 500 माइनस करके आप लिखेंगे वो नेट ट्रेड रिसीवल। वो कहता है ट्रेड रिसीवल ने कितने पैसे देने थे, 10,000 देने थे। हाँ हमें शक है कि 500 नहीं देंगे तो हम 9,500 लिखेंगे माइनस करने के बाद, लेकिन वो सिर्फ शक है, वो पैसे मरे नहीं हमारे, ये नहीं कि नहीं मिलने लास्ट में। आगे देखें 20, विच कॉस्ट आर इनडायरेक्ट बॉट इन कंपोनेंट्स यूज्ड इन ए फिनिश प्रोडक्ट, ये तो डायरेक्ट है। मटेरियल यूज फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस, ये इनडायरेक्ट है। रॉ मटेरियल यूज इन ए फिनिश प्रोडक्ट, ये भी डायरेक्ट है। स्पेयर पार्ट्स बॉट फॉर फैक्ट्री मशीनरी, ये भी इनडायरेक्ट है। तो 1 and 4 तो आंसर है ही नहीं। तो विच कॉस्ट आर इनडायरेक्ट, सॉरी यार मैं डायरेक्ट समझ गया था, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या होगी 2 and 4। तो 2 भी आपकी इंडायरेक्ट है, फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए जो मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स बॉट फॉर फैक्ट्री मशीनरी वो भी आपकी इंडायरेक्ट। द 2 and 4 इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है जी। आगे 21 हम देखते हैं, यहाँ से हमारा थोड़ा कॉस्टिंग के शुरू हो रहे हैं, तो बाकी जो 10 हैं वो कल हम क्लास में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, ताकि हमारा पेपर भी होते जाएं और आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और मैंने आपको जैसे बताया था कि घर में 16, 17, 18, 19 के पेपर करें, ये काफ़ी पेपर बनते हैं, ये तकरीबन आपके 20 से ऊपर पेपर बनेंगे, ये पेपर 20 से ऊपर करें आप, और मुझे जो प्रॉब्लम है वो पूछें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए, कि 24, 25, 26 नंबर इसमें आने चाहिए आपके।
मतलब मैं एक्सपेक्ट तो करता हूँ कि 27 तक आने चाहिए, लेकिन जिस बच्चे के 24-25 आ रहे हैं वो भी अच्छा था। तो ये लाजमी जो है ना आपने इसकी तैयारी जो है वो करनी है एमसीक्यूज की। अभी मैं मेरे पास भी सॉल्व कराने के लिए काफी पेपर हैं। अभी मैंने स्पीड थोड़ी हल्की रखी हुई है, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा जैसे जैसे आपको एक तरह के एमसीक्यूज के बारे में आइडिया हो जाएगा, तो फिर मैं स्पीड आपकी थोड़ी तेज कर दूंगा, ताकि हम 20 दिनों में कम से कम 20 पेपर में आपको रोज का एक पेपर मैं खुद भी करवा सकूं। मेरे पेपर भी तकरीबन अगर हम 20, 21 और 22 के बनाते हैं तो टोटल मिला के ये 21 पेपर बनते हैं। 7 पेपर होते हैं ना, तो तकरीबन 21 पेपर ये बनते हैं। वो मैं इंशाल्लाह हमारे कवर हो जाएंगे, हमारे इन दिनों में आसानी से कवर हो रहे हैं अगर हम रोज का एक पेपर करें। तो फिर मैं रोज का एक पेपर करवाया करूंगा आपको, ताकि हमारे वो कवर हो जाए। ये 12 का पेपर है हमारा, ये कल इंशाल्लाह ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी मसला हो तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।